लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड्स के मौजू पर शऊर आगाही के लिए सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत लाहौर टैक्स बार के सदर शहबाज सदीक ने की। सेक्रेटरी के फराइज लाहौर टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद जाहिद ने सरअंजाम दिए। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड्स पर ब्रीफिंग पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इन्फोर्समेंट ऑफिसर अली रजा हाशमी ने दी। इस मौके पर लाहौर टैक्स बार के नायब सदर मुनीब अख्तर अंसारी, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद हसन यूसुफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी अहमद रजा समेत टैक्स बार मेंबरान की कसीर तादाद मौजूद थी। सेमिनार में मौजू से मुतल्लिका सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ। आखिर में मेहमानों में शील्ड तकसीम की गई। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रेसिडेंट साहब से कि वो प्लीज़ आएँ और सेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमारे लर्नड जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं अली रज़ा हाशमी साहब, अहमद जवाद साहब, ऑडिटर, वेलकम करता हूँ इनको। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। WWF बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद अभी तक तो अभी इसमें एम्बिग्विटीज़ ही नहीं ख़त्म हो रही कि प्रोविंस के पास जाना, फेडरल के पास जाना, अभी इनकी लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई जा रही है। तो बाकी जो है अवेयरनेस जो सेशन था उसमें क्वेश्चनिंग आंसरिंग बड़े अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हुए, जिस तरह NGO वाला मिर्ज़ा अतीक साहब ने किया। बाकी फरहान भाई ने तो माशाल्लाह अपना पूरा रिप्लाई इधर ही केस डिसाइड करवा लिया। तो ये हमारी टैक्स बार जो हमेशा जो एवरी थर्सडे अवेयरनेस सेशन जो एजुकेशनल इवेंट्स हम करवाते रहते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। मेरी टीम, मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे मोहतरम जाहिद परवेज़ साहब, इनका शुक्रिया, हमारे दरमियान मौजूद हैं। तमाम पार्टिसिपेंट्स सबका शुक्रिया। ये सब की जो माशाल्लाह जो तादाद है वो बता रही है कि जो आपका जो टॉपिक इम्पोर्टेंट था और लर्निंग के लिए कितने वो कीन है, और माशाल्लाह हमारे दरमियान सब पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। तो मैं फर्दर भी जो आगे मज़ीद इसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, जिस तरह अभी कुछ जजमेंट्स रिसेंटली आई भी हैं और फर्दर लिटिगेशन पेंडिंग है रूल्स के हवाले से। अभी तक रूल्स प्रॉपर नहीं है PRA के, वो एक बहुत बड़ा लूप है जो कि समझ लें कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम पहले रूल दूसरी कंट्रीज़ में पहले रूल्स बनते हैं सब, फिर उसके बाद जो एक मॉडल तैयार होकर मार्केट में लॉन्च होता है। हम लॉन्च पहले करते हैं, बाद में उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके फिर देखते हैं कि क्या कमियां खामी हैं, किस तरह हमने इसको दुरुस्त करना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी, फिर उसको परफेक्ट करते हैं। ये फंड 1971 से कैसे काम कर रहा है? ये बेसिकली इस फंड का मकसद वर्कर्स की वेलफेयर और बहबूद करना है। इसमें तालीम, टेक्निकल एजुकेशन, मैरिज ग्रांट, स्कॉलरशिप ग्रांट्स पे इस फंड ने काम किया है और इसकी प्रोफाइल पे तकरीबन 117 से ज़्यादा स्कूलों की जो क़याम किया गया है। तकरीबन 67,000 बच्चों को मेरिट स्कॉलरशिप दिया जा चुका है और इसके अलावा 2 टेक्निकल और 20 वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जा चुके हैं। 84 से ज़्यादा जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि उस वक्त ये फंड जो है वो 1971 से पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा था, तो ये काम किए गए हैं। उसके बाद जो है वो 18th अमेंडमेंट आती है और 18th अमेंडमेंट का मकसद था सूबों को खुद मुख्तियारी देना। तो 18th अमेंडमेंट, क्योंकि आप लीगल फैकल्टी से हैं तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि 18वीं तरमीम में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद 2 लिस्ट थी, एक कंकरेंट लिस्ट थी और एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट थी। तो कंकरेंट लिस्ट डिलीट कर दी गई और कहा गया कि जो सब्जेक्ट्स फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के हैं वो फेडरेशन के सब्जेक्ट्स हैं। अभी जो ये 2019 में ये जो एक्ट इन्फोर्स किया गया है, इसमें लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट दिया गया है कि हर एक इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन जो है वो हमारे एक्ट जो 2019 का जो एक्ट है इसमें इस तरह से दी गई है कि इस्टेब्लिशमेंट की वही डेफिनेशन है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट 2010 में दी गई है। और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन, इस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी ऑफिस, फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी, अंडरटेकिंग, कंपनी, शॉप, प्रीमिसेस और एंटरप्राइज इन द पंजाब। पहले सिर्फ लफ्ज़ था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जो इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री लेबर पे जो ये काम करता था। अब इसकी जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा ब्रॉडर हो गया है कि अब ये आपका कोई भी स्कोप हो, चाहे आप शॉप हो या ऑफिस है या फर्म है या कोई फैक्ट्री है या प्रीमिसेस सिर्फ आपके पास है, और वो विच एम्प्लॉयज़ वर्कमैन डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। वहाँ पर वर्कमैन एम्प्लॉयड किए गए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई दफ़ा कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं जो खुद अपने वर्कर हायर नहीं करते हैं लेकिन अंडर एक सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह ज़्यादातर जो अदारे हैं या कंपनीज़ हैं
वो सिक्योरिटी जो है वो किसी और कंपनी से लेते हैं। सिक्योरिटी जो मुलाजिम होता है वो उस कंपनी का मुलाजिम नहीं होता, बल्कि आगे एक सिक्योरिटी एजेंसी का मुलाजिम होता है, तो वो भी इसी में कंसीडर होगा, क्योंकि डायरेक्टली या थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर अभी अगर कोई वर्कमैन एम्प्लॉयड है तो वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन में आ जाता है। और दूसरा इसमें वर्कमैन का लफ्ज़ दिया गया, तो वर्कमैन की कोई यहाँ पर तादाद मुख्तस नहीं है। वर्कमैन का लफ्ज़ है तो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वर्कर जहाँ पर होंगे, जिस इस्टेब्लिशमेंट में होंगे, तो वो एलिजिबल होगा, बल्कि लायबल होगा कि वो इस फंड में जो है वो कंट्रीब्यूट करे। फर्दर इसमें इस्टेब्लिशमेंट में एक और चीज़ भी दी गई है, फॉर द पर्पसेस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और इंडस्ट्री, कि उस इस्टेब्लिशमेंट का जो मकसद है वो बिज़नेस या इंडस्ट्री होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री का लफ्ज़ नहीं ऐड किया गया, बल्कि बिज़नेस का लफ्ज़ भी ऐड कर दिया गया है। तो जो इस्टेब्लिशमेंट भी अब बिज़नेस कर रही है, और बिज़नेस की डेफिनेशन में सर्विसेज का बिज़नेस भी आ जाता है और गुड्स का बिज़नेस भी आ जाता है, तो कोई भी जहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनता है, हम समझते हैं कि वो एक बिज़नेस है, जहाँ पर जो कमर्शली अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट में एक तो उसका स्कोप है जो शॉप से लेके फैक्ट्री, सोसाइटी, हर चीज़ पर उसका स्कोप आ जाता है। दूसरा, वहाँ पर वर्कमैन एम्प्लॉयड हो, और तीसरा, जहाँ पर बिज़नेस या इंडस्ट्री उसका मकसद हो, तो वो एक इस्टेब्लिशमेंट है। और इसको मैं थोड़ा सा क्लियर दोबारा फिर करना चाहता हूँ कि जो पहले FBR की डेफिनेशन में इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट था, वो लफ्ज़ हटा के अब इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, तो इसका अब स्कोप जो है वो तमाम बिजनेसेस के ऊपर होगा। इसे फर्दर जो है वो थोड़ा सा अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आता है तो उसके हवाले से बात की गई है, तो वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब दोबारा हम थोड़ा सा इसका जो अंडरस्टैंडिंग इसकी बेहतर कर लेते हैं कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी टोटल इनकम सालाना, साल में एक दफ़ा जो भी उसका अकाउंटिंग ईयर हो, अगर अगर उसका जून एंड पे क्लोजिंग होती है या दिसंबर एंड पे क्लोजिंग होती है, तो उस सूरत में वो ईयरली मतलब एक दफ़ा वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो मोर देन 500,000 है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि 500,000 से अबव की जो अमाउंट होगी, सिर्फ उसके ऊपर ये कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि टोटल, ये सिर्फ उसकी एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया है कि अगर वो 500,000 उसकी इनकम, टोटल इनकम क्रॉस कर गई है या उसको टच कर गई है, तो फिर टोटल अमाउंट के ऊपर उसका ये इस फंड में उसने कंट्रीब्यूट करना है। अब टोटल इनकम की यहाँ पर डेफिनेशन इससे नेक्स्ट स्लाइड में है। टोटल इनकम को डिफ़ाइन किया गया है पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2019 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन K में, और यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है वेयर, जहाँ पर दो सिचुएशन हैं। यहाँ पर एक, जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है, और आगे सेकंड क्लॉज में है जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ रसीट्स फाइल करना होता है अंडर सेक्शन 115। तो जहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रसीट्स फाइल करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ, जहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रसीट्स फाइल करेगा कोई इस्टेब्लिशमेंट, तो टोटल रसीट्स का 4% उसने इस फंड में कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन क्योंकि मोस्टली हमारे पास केसेस जो होते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के होते हैं कि रिटर्न फाइल करनी है, तो जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी वहाँ पर टोटल इनकम को डिफ़ाइन किया गया है, द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, प्रीवियन फॉर टैक्सेशन एज पर अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट, और डिक्लेयर्ड इनकम एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, या आपकी जो डिक्लेयर्ड इनकम एज पर इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, और इन तीनों में से जो हायर होगी, विच एवर इज़ हायर, तो उसका 2%, जो कि 2% का जिक्र पीछे ही किया जा चुका है एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में, तो इसका 2% जो है वो इस फंड में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। दोबारा वही एक्सप्लेन कर दूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, अकाउंटिंग प्रॉफिट या डिक्लेयर्ड इनकम एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, इन तीनों में से जो हायर अमाउंट होगी, हम जब एक रिटर्न फाइल करते हैं तो मोस्टली इसका जो कोड 3000 है या कोड 3200 जो है, इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होती है उस अमाउंट का हम 2% जो है वो इस फंड में कंट्रीब्यूशन जो है वो रिक्वायर करते हैं। तो अब मेरे ख्याल में इस सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 की हमारे पास जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी टोटल इनकम साल में एक दफ़ा अगर 5 लाख को टच करती है या 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसने 2% ऑफ उस इनकम का जो है वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमने इस्टेब्लिशमेंट में वर्कर की डेफिनेशन देखा है कि वर्कर कौन होता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है।
तो वर्कर की डेफिनेशन को भी हमारे जो ये 2019 का जो वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट है 2019, इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो बारोक ही की गई है कि या बल्कि इसमें कहा गया है कि वही डेफिनेशन होगी जो पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में डेफिनेशन दी गई है वर्कर की। तो ये वर्कर की डेफिनेशन पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में जो दी गई है आपके सामने है। अक्सर हम ये समझते हैं कि जब कोई वर्कर है तो वो शायद लेबर क्लास से होगा, या लेबरर जो है या इंडस्ट्रियल वर्कर लेबरर जो है उसको ही वर्कर की डेफिनेशन में रखा गया है। लेकिन जब हम एक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हम उस लॉ से ही वो डेफिनेशन लेंगे कि वर्कर की क्या डेफिनेशन है। वर्कर और वर्कमैन मीन्स अ पर्सन नॉट फालिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर नहीं है, हु इज़ एम्प्लॉयड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो हम पहले देख चुके हैं। इवन कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो है वो भी इसको भी इसमें ऐड किया गया इन इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री फॉर हायर और रिवार्ड, मतलब यहाँ पर वो उसको हायर किया गया है या सिर्फ उसको रिवार्ड की बेसिस पे रखा गया। अक्सर हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कहते हैं कि हमने एक दिन के लिए कोई वर्कर को हायर किया, उसको हमने उसका रिवार्ड दिया और अब वो हमारा नहीं है। तो ये भी इसमें ही ऐड कर दिया गया इवन के आइदर डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट रिलेशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की आगे बात की गई है, तो मेरा ख्याल हमारे से वो रेलिवेंट नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर जो बात की गई है वो वही है कि जो बंदा एम्प्लॉयड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एक वर्कर है, और जो एम्प्लॉयर नहीं है हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉयर तो वो एक वर्कर है। तो हमें एम्प्लॉयर की डेफिनेशन जाननी पड़ेगी कि एम्प्लॉयर कौन है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर नहीं है वो एक वर्कर है। तो नेक्स्ट इसमें एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दी गई है। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ। कोई बंदा जो कंपनी का या उसका मालिक है अगर बिज़नेस का, या कंपनी है तो उसका डायरेक्टर है, या कंपनी का मालिक है अगर है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आते हैं। कोई अगर ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर जो बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है या छोटी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर उसके बिज़नेस के में आगे फर्दर जो है डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अकाउंट्स का अलग डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन का अलग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग के अलग अलग जब डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो अगर कोई डिपार्टमेंट का हेड है तो वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा। और फर्दर इसमें कहा गया है कि जिस बंदे के पास मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है वो एक वर्कर है। तो यहाँ पर अब किसी की सैलरी जितनी भी अच्छी हो, अगर वो कितना भी अच्छी ड्रेसिंग करके आता है, लेकिन अगर उसके पास हायर एंड फायर की कैपेसिटी नहीं है, कोई मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, और वो किसी डिपार्टमेंट का हेड नहीं है उस इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो भी एक वर्कर, मतलब एक हम कह सकते हैं कि एक अकाउंटेंट जो है वो इस डेफिनेशन के हिसाब से एक अकाउंटेंट जो है जो अकाउंट्स का हेड नहीं है वो भी एक वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। एक जो सिक्योरिटी गार्ड है जो उस कंपनी का डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं है, किसी और कंपनी का एम्प्लॉय है और वहाँ से हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, तो वो भी एक वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। तो जो बंदा एम्प्लॉयर नहीं है वो एक वर्कर है। तो यहाँ पर अब हमारी वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है कि जो बंदा एम्प्लॉयर नहीं है वो एक वर्कर है, और कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसका मकसद बिज़नेस या इंडस्ट्री है तो उसने 2% इस फंड में कंट्रीब्यूट करना है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसको इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के साथ लिंक नहीं किया गया, बल्कि क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स के साथ किया गया। अक्सर FBR की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड होती है कि बाज़ औक़ात 31 दिसंबर होती है, तो वो डेट यहाँ पर नहीं दी गई, बल्कि क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स की डेट दी गई है जो कि सितंबर होती है। 3 महीनों का टाइम होता है और उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये जमा होना है। तो इसका जो हेड ऑफ़ अकाउंट है वो G06319 है। ये बेसिकली जी के जो हेड होते हैं ये टैक्सेशन के हेड नहीं होते, बल्कि ये लाइबिलिटी के हेड होते हैं कि ये गवर्नमेंट ने इसको एज ए लाइबिलिटी लेना है। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि हमने इसको अल्टीमेटली वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना है, और ये पैसा टैक्सेशन में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसका हेड जो है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास ऑपरेट नहीं होगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ही ऑपरेट नहीं होगा एज ए टैक्सेशन, बल्कि ये वर्कर्स वेलफेयर फंड का ही डायरेक्टली हेड है, ये उन्हीं के अकाउंट में ही ये पैसा डिपॉजिट होगा। और इसकी जो PSID है, जब आप पेमेंट करते हैं तो PSID या चालान जनरेट करते हैं वो हमारी वेबसाइट से आप जनरेट कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि यहाँ पर मैं वो स्लाइड में ऐड नहीं किया हुआ। आप अगर हमारे साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट PRA में रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन ID पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन होने के बाद
हमारे पास ऊपर जो टैब आते हैं उनमें क्रिएट पेमेंट का एक टैब आता है, उसमें अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास दो पेमेंट्स का आगे फर्दर टैब ओपन होते हैं, एक सेल्स टैक्स की पेमेंट का और दूसरा TWWF कैपिटल लिखा होता है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसी हेडअप की अकाउंट जो PSID है वो जनरेट हो जाती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हमारे आज के जो स्पीकर थे अली रज़ा हाशमी साहब, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड के, जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरफ से आए हैं और बहुत अच्छी इन्होंने प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे पेश की है। इनके साथ जो दूसरे ऑफिसर हैं अहमद जवाद साहब का, जो हमारे इधर ऑडिट ऑफिसर हैं PRA में, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आने का और आपने प्रेजेंटेशन में सर की हेल्प की है। और जितने भी स्टेज पे बैठे मेरे अकाबरीन, मेरे सीनियर फॉर्मर प्रेसिडेंट लॉर्ड टैक्स बार जाहिद परवेज़ साहब, जो हमारे डेमोक्रेटिक ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, सर आपका शुक्रिया आपका आने का। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे उस्ताद मोहतरम राना आसिफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं मेरे सामने, बड़ी अच्छी क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं। अतीक मिर्ज़ा साहब का, आमिर हनीफ साहब का, अनवर इस्माइल म्यो साहब का, बाकी भी दोस्त यहाँ पे जितने भी हमारे बैठे हैं, नईम शाह साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी क्वेश्चनिंग आंसरिंग आपने की है। इंशाअल्लाह ताला होपफुल ये है कि हाशमी साहब आपका जो क्वेरी है रिजॉल्व कर देंगे। और मेरे सामने बैठे जितने भी अकाबरीन हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़े पेशेंस और तहम्मुल से सर की जो स्पीच है और सर की जो प्रेजेंटेशन है उसको सुना। सर ने तो पूरा जो पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड का जो एक्ट है 2019 में जो रिवील हुआ है उसके बारे में तो तकरीबन सारी मेरा लीगल ग्राउंड्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, उसके टैक्स रेट्स और इनकम के बारे में मेरा ख्याल है सारी काफ़ी गुफ्तगू हो गई है। इसमें राना साहब ने भी एक बात की थी अभी कि इसमें बेनिफिट क्या है, जो लोग इसमें वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो 114 में रिटर्न दे रहे हैं उसमें 2% है 5 लाख पे, और 115 पे जो टैक्स रेट है 4% है। तो सर मैं इसमें ये थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इसमें ग्रांट और बेनिफिट उन लोगों को ये है जो पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो इदारा दे रहा है, इसमें जो लोग जो फ़ंड देंगे, इसमें डेथ की सूरत में उन वर्कर्स को 8 लाख रुपीज़ जो इदारे ने अनाउंस किया हुआ है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपनी रजिस्ट्रेशन, उसके टैक्स के सर्टिफिकेट रिटर्न्स वो जमा करवाएंगे तो 8 लाख रुपीज़ वो उस वर्कर को या उसके लीगल हेयर को दिया जाएगा। सीनियर फॉल नहीं करता, वर्कर्स की ही बात हो रही है कि वर्कर को जो बेनिफिट है उनको इसमें जो स्कॉलरशिप है उसमें जो टैलेंटेड स्कॉलरशिप है उसमें भी एक स्लैब रेट दिया गया। उसमें शायद इंटरमीडिएट में 3500 है, ग्रेजुएशन में 4500 है और पोस्ट ग्रेजुएट में 5500 रुपीज़ पर मंथ जो है वो दिया जाएगा उनके वर्कर के लीगल हेयर्स को या वर्कर को। इसके साथ इसमें इन्होंने ये जो इदारा है इन्होंने जो अपनी कॉलोनीज़ बनाई हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड के अंडर, इस्टेब्लिशमेंट उसकी डेवलपमेंट की है, वो भी अपने वर्कर्स को उसको दे रहे हैं। और इसके अलावा डिफरेंट स्कूल्स सर इन्होंने मेंटेन किए हैं जिसमें ये फ्री एजुकेशन, फ्री यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह चीज़ें वो सारे आप जो वर्कर वेलफेयर फ़ंड दे रहे हैं वो जो पैसा उधर ट्रांसफ़र होगा उस डिपार्टमेंट में तो वो इधर यूटिलाइज़ करेंगे। ये ग्रांट बेनिफिट अपने वर्कर्स को ये दे रहे हैं। शादी की सूरत में अगर कोई मैरिज अपने बच्चों की या कोई इस तरह वर्कर करता है उसको भी 4 लाख रुपीज़ की अनाउंसमेंट है और इसके भी बाकायदा उसमें लिखा गया कि जो रजिस्टर्ड वर्कर है वो 4 लाख रुपीज़ ले सकता है। तो इसके हवाले से पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ उन्होंने बताए गए हैं जिसमें ये चीज़ें जो है ना काफ़ी अनाउंस की गई हैं। तो इस तरीके से मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जो लोग वर्कर वेलफेयर फ़ंड देंगे 2% या 4% तो उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको क्या ग्रांट मिलेगी और वो क्या इससे फ़ायदे ले सकते हैं आफ्टर द रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ या जो भी इसमें एक्सीडेंटल केस वगैरह चीज़ें हैं डिफरेंट है। वेबसाइट है इसकी www.punjab.gov.pk पे चले जाएंगे तो उसमें सारी डिटेल हाईलाइटेड करके सब हेड वाइज जो है ना वो दी गई है, वो उसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई करके सारे बेनिफिट ले सकते हैं।